नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बीएसटीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। वक्त हो चला है 5 का पंच का, यानी कि आज दिन भर की 5 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का वक्त हो चुका है, जिसकी शुरुआत करेंगे कुछ सियासी खबरों से। दरअसल विजयपुर में मिली हार के बाद रामनिवास रावत का किस तरह से दर्द छलका है और हार का ठीकरा उन्होंने किस पर फोड़ा है, इस पर होगी हमारी बात। तो साथ ही साथ बाबा बागेश्वर की जो यात्रा चल रही है उसको लेकर मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने यात्रा का समर्थन किया। कहा कि मैं एक सनातनी होने के नाते इस यात्रा का समर्थन करता हूं। इसके साथ ही साथ हिंदू राष्ट्र के सवाल पर उन्होंने कहा कि यदि साधु संत हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमारी अगली खबर है रायपुर से, जहां सीजीपीएससी घोटाला मामले में टामन की पेशी हुई। और आज एक और खबर आपको आगाह कर देने वाली, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार बहुत पैसा खर्च करती है, लेकिन जो बीएमओ हैं, जो अधिकारी हैं, वो ग्राउंड स्तर पर क्या काम कर रहे हैं, इसको बताती हुई एक खबर मंडला से सामने आई है, जहां पर आरोप लग रहा है कि बीएमओ ने एक मरीज को जो जिंदा था उसे मुर्दा घोषित कर दिया। इसके साथ ही साथ एक खबर जबलपुर से सामने आई है, जेआईएफ फैक्ट्री में धमाके की खबर है। ताजा अपडेट ये मिल रहा है कि एक कर्मचारी बुरी तरह से घायल हुआ है। तो ये है आज शाम 5 बजे की 5 बड़ी खबरें। तो चलिए अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं एक सियासी खबर के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, विजयपुर में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ये बीजेपी की हार कम, रामनिवास रावत की हार ज्यादा हो गई। अब रामनिवास रावत का दर्द किस तरह से छलका है, किस पर उन्होंने हार का ठीकरा फोड़ा, और एक बाकायदा काफ़ी हम कह सकते हैं कि विस्तृत पोस्ट उन्होंने किया है, जिसमें उनका दर्द भी छलका है, कुछ शेरो शायरी वाली बात भी है। इसमें लिखा है, राजनीति मेरे लिए एक साधन है, साध्य नहीं, मेरा असली लक्ष्य है जनता के जीवन में खुशहाली, हर हार एक सीख देती है। तो इस तरह से अपनी हार का वर्णन पूर्व मंत्री, अब कह सकते हैं क्योंकि इस्तीफे की बात भी सामने आई थी, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब रावत ने क्या कुछ कहा, पहले तो वो सुन लीजिए आप, और फिर इस खबर के मायने आपको बताएंगे। आने के बाद हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन लोगों ने भी पूरी कोर कसर नहीं छोड़ी, जनता को उन्होंने भ्रमित किया और जनता को बरगलाया। जो भाजपा के लोग थे उनको बरगलाया और कहा कि अगर ये जीत के आ गया तो तुम्हारी कौन सुनेगा, अपने आदमियों को देखेगा। और श्योपुर से हमारे सहयोगी धीरज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। धीरज, कुछ ना कुछ तो कहना पड़ता है, लेकिन बड़ा ही विस्तृत पोस्ट भी कर दिया रामनिवास रावत ने, और पोस्ट के साथ ही साथ ये कह दिया कि जब मैं कांग्रेस में था तो कुछ लोग ये सोचते थे कि मैं किसी को पनपने नहीं दूंगा, और वैसी ही सोच कुछ लोगों में भाजपा में थी। मतलब अपना दर्द उनका किस तरह से छलका है हमने देखा। बहरहाल जी बिल्कुल विवेक, मैं आपको बता दूं, सीट से भाजपा जो प्रत्याशी रामनिवास रावत ने चुनाव में हार के बाद दर्ज है, और उन्होंने मीडिया से बातचीत में नैतिकता के आधार पर हार की जिम्मेदारी हुए अपना जो इस्तीफा है मुख्यमंत्री को भेजने की बात कही, हार की वजह जो बताई है। और कांग्रेस उम्मीदवार जो है मुक्तरा ने रामनिवास रावत को जो है 7,000 अधिक वोटों से है, और रावत ने अपनी हार का कारण जो है जातिगत फैक्टर को बताया। पर में लगभग 70,000 आदिवासी वोटर हैं, और उनका मानना है कि यही आदिवासी वोट हार के प्रमुख कारण बने। और उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि कांग्रेस की कोई हार के पीछे नहीं थी, बल्कि जातिगत कारणों के ने भूमिका निभाई है। और जो है रावत ने अपनी हार के पीछे और बड़ा कारण भी बताया है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र की राजनीति में पहले के किसी अन्य व्यक्ति को अपने नहीं दिया गया, और जब वे भाजपा में तो वहां कुछ लोगों ने जो है उन्हें भीतर उनको चिंता की और उनके साथ जो भीतरघात किया है। उन्होंने हालांकि किसी का नाम विवेक दिया है।
नहीं, ये आप सही कह रहे हैं धीरज की, नाम तो नहीं लिया लेकिन कह बहुत कुछ दिया, क्योंकि उसमें दोनों बातों का जिक्र है। पहली बात वो ये कह रहे हैं कि जब मैं कांग्रेस में था तब भी कुछ इस मानसिकता के लोग थे जो जिन्हें लगता था कि रामनिवास रावत किसी दूसरे को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। वैसी मानसिकता लिए कुछ लोग बीजेपी में थे जिन्होंने अपने भविष्य को सुरक्षित रखते हुए भीतरघात किया और मुझे चुनाव हरा दिया। बिल्कुल, जैसा कि खबरें सामने आ रही थी कि चुनाव में 14 पोलिंग थी और 14 में हार जब रामनिवास रावत को मिली है तो उन्होंने हालांकि किसी का नाम नहीं लिया और पेपर समाचार पत्रों के माध्यम से उन पोलिंग बूथों का भी जिक्र जो है किया गया है। जी चलिए, ये बात तो साफ है कि अब जो कहना था सो कह दिया। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एक यात्रा बहुत ज़्यादा चर्चा में है, बाबा बागेश्वर की यात्रा, जिसको लेकर मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने इस यात्रा का समर्थन किया। लेकिन जब उनसे एक सवाल पूछा गया था हिंदू राष्ट्र को लेकर तो उन्होंने कहा कि यदि देश के साधु संत हिंदू राष्ट्र पर टिप्पणी करते हैं तो इससे किसी को भी ऐतराज नहीं होना चाहिए। ये बात भी मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कही है। कि जिस पीठ पर वो है, हनुमत लाला की कृपा उन पर है, उनकी प्रतिष्ठा भी है, उनके अनुयायी भी हैं, तो मुझे लगता है ये तो उनका काम ही है। और मैं चूँकि सनातन का एक पैदा हुआ सनातनी हूँ, तो मैं यही कहूँगा कि बागेश्वर नाथ की यात्रा सफल हो, सत्य सनातन धर्म की जय। देखिए, हमारे संत अगर ये बात कहते हैं तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए और हर हिंदू को गर्व होना चाहिए। और हमारे सहयोगी वैभव हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वैभव, जो बात मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कही और बहुत स्पष्ट बयान के लिए जाने जाते हैं प्रहलाद पटेल, पहले तो यात्रा का समर्थन किया और साधु संत यदि मांग करते हिंदू राष्ट्र की तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये बात वो कहते हुए नजर आए। दमोह में स्वदेशी मेले का आयोजन हो रहा था जिसमें शामिल होने के लिए हमारे मंत्री प्रहलाद पटेल दमोह में। जब इस दौरान यहाँ पर पूरे प्रदेश और देश में चर्चित हो रही बागेश्वर धाम यात्रा के बारे में उनसे सवाल पूछा गया तो स्पष्ट रूप से पहले उन्होंने उसका समर्थन किया। जब हिंदू राष्ट्र में साधु संतों के शामिल होने की बात आई, इस मांग में मिलने की बात आई, स्पष्ट रूप से ये अपनी सहमति जताई और उसका समर्थन किया कि अगर हमारे साधु संत इस मांग को कहे हैं तो वह पूर्ण रूप से वह भी उसका समर्थन करते हैं। और उन्होंने कहीं ना कहीं बातों बातों में एक प्रयास किया कि दूसरे लोगों को, किसी को भी इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए जो मांग द्वारा की जा रही है, जो यात्रा उनके द्वारा निकाली जा रही है। तो कुल मिला के अब यह देख मिल रहा है कि सिर्फ धार्मिक साधु संत ही नहीं, गढ़वियों खासकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो नेता है वो स्पष्ट रूप से हिंदू राष्ट्र के और उस यात्रा के समर्थन में आ रहे हैं। मैं आपको आगे बता दूं कि पहले विपिन बिहारी दास जी महाराज दमोह में अपने एक धार्मिक आयोजन के लिए थे। जब उनसे भी बीएसटीवी द्वारा यह पूछा गया था तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह बात कही थी कि चूंकि अब समय ऐसा गया है कि साधु संतों को इस मांग को उठाना होगा, इसलिए वह आगे और इस पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और लगभग मंत्री पटेल ने भी बहुत गंभीरता के साथ और इस पूरी सिनेरियो को समझते हुए ही ये बयान दिया है, क्योंकि समय समय पर साधु संत भी ये मांग अलग अलग अखाड़ा मंचों से उठाते आए हैं। और कहीं ना कहीं जो उन्होंने बात कही कि मैं सनातन धर्म का अनुयायी हूँ, इसीलिए मैं बाबा बागेश्वर की यात्रा का भी समर्थन करता हूँ और यात्रा की शुभकामनाएं भी उन्होंने दी है। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक बात होगी कि जब बागेश्वर धाम जी जो थे धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो लगातार इस मांग को अंजों से उठा रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने यह कहने से भी गुरेज नहीं किया था कि उत्तर प्रदेश में कुंभ में गैर विधर्मियों का प्रवेश वर्जित किया जाना चाहिए। यह वह मांग इस रूप से उठा चुके थे। जब उनके द्वारा यह यात्रा प्रारंभ की गई तो यह कि भारी लोगों का जनसमूह उनके साथ इस यात्रा में
जुड़ता दिखाई दे रहा है। और जब लोगों का यह समर्थन मिलते देख कोई भी सियासी दल इसे देखेगा तो उसे कहीं ना कहीं यह लगेगा कि एक बहुत बड़े तबका इस चीज का समर्थन करता है। जी, सिर्फ साधु जी। संत ही नहीं, अब आम आदमी भी इसका समर्थन कर रहा है। इसलिए प्रहलाद पटेल भी खुलकर उनके समर्थन में आए हैं और स्पष्ट रूप से वह भी अपनी बात को हर मंच से कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हर मंच से कह रहे हैं। और इसी कड़ी में मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का ये बयान सामने आया। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और छत्तीसगढ़ की एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर पर अब हम जिक्र करते हैं। और ये महत्वपूर्ण खबर क्यों है ये भी समझ लीजिए। सीजीपीएससी घोटाले से जुड़ी एक अहम और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें पूर्व अध्यक्ष की किस तरह से पेशी हुई है और एक बार फिर से रिमांड पर भेजा गया है। तो आपको बता दें, पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह की पेशी हुई है और श्रवण कुमार गोयल को भी पेश किया गया। 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर इन्हें जेल भेज दिया गया है, यानी कि 7 दिसंबर को अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी। और इस पूरे मामले को लेकर हम देख रहे थे सियासी बयानबाजियां भी सामने आ रही हैं, क्योंकि ये पूरा वाकया दरअसल तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार के वक्त का है। तो जाहिर सी बात है, शायद सरकार से जुड़े तमाम लोगों को कांग्रेस पर हमला करने का एक मौका मिल रहा है। हालांकि दूसरी ओर जब कांग्रेस से प्रतिक्रिया ली जा रही है तो कांग्रेस का ये कहना है कि शायद सरकार को तो कांग्रेस की हर नीति रणनीति खराब ही लगती है। तो अब इस खबर पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवम लाइव जुड़ चुके हैं। शिवम, सियासी बयानबाजियों से इतर कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों को ज़रूर इस फैसले का इंतज़ार होगा जो कहीं ना कहीं अगर ये कथित घोटाला सीधे तौर पर सामने आता है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, तो उनके लिए बहुत संतोषजनक होगा जो किसी वजह से सिलेक्ट नहीं हो पाए थे। जी बिल्कुल, देखिए 2019 से लेकर 2022 तक जी सीजीपीएससी पर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। जो भर्ती हुई थी और जब उसके रिजल्ट आए थे तब लगातार सवाल उठ रहे थे। बीजेपी ने इसे विधानसभा चुनाव के दौरान एक बड़ा मुद्दा बनाया था और जो आरोप लगे थे वो ये लगे थे कि कांग्रेस नेताओं के बेटे बेटियों को, बड़े अफसर के बेटे बेटियों को इसमें जगह दी गई, डिप्टी कलेक्टर पद पर नियुक्त किया गया। इस पूरे मामले पर जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी उसमें जाँच बैठाई गई और सीबीआई को जाँच सौंपी गई और सीबीआई लगभग 2 महीने से लगातार रेड मार कार्रवाई करती रही, छापेमार कार्रवाई करती रही, लोगों से पूछताछ करती रही। बीते 18 नवंबर को उन्होंने तत्कालीन अध्यक्ष, जो उस समय के अध्यक्ष थे टामन सिंह सोनवानी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। 19 नवंबर की वो तारीख थी जब उन्हें स्पेशल कोर्ट में पेश किया था और अब आज उनकी रिमांड खत्म हुई थी और इस बार फिर से उन्हें पेश करके और सीबीआई ने फिर से 14 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसमें स्पेशल कोर्ट ने एक बार फिर उनको 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। लेकिन इन पूरे 14 दिन सीबीआई को भी पूछताछ करने का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात जो हलचल सियासी है वो इसलिए बनी हुई है क्योंकि जैसा बीजेपी ने आरोप लगाए थे कि कांग्रेस नेताओं के बेटे बेटियों को इसमें जगह दी गई और जब भर्ती हुई तो उन्हें स्थान दिया गया, उन्हें अधिकारियों के पद पर नियुक्त किया गया। तब सबसे ज्यादा सवाल खड़े हुए और ये जब पूछताछ चलेगी, सीबीआई जब पूछताछ टामन सिंह सोनवानी, श्रवण कुमार गोयल से करेगी तो कहीं ना कहीं लेकिन एक मजेदार बात ये भी है शिवम, आपको बहुत अच्छे से याद होगा जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस वक्त भी कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें इस बात को कहा था कि हमारे कुछ सहयोगी हैं, यदि उनके बच्चे अधिकारी बन गए तो वो अपनी योग्यता से बने, और कई नाम उन्होंने बताए भी थे सियासी बयानबाजियों में। तो उस वक्त से ही ये पूरा मामला लाइमलाइट में है। बीजेपी विपक्ष में थी, तब से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। अब चूंकि सत्ता में है तो उनके पास प्रोसीडिंग के भी काफी सारे हम कह सकते नॉर्म्स हैं। तो सियासी बातें भी शामिल हैं, युवा भी शामिल है, यानी ये बहुत ही बड़ा मामला हो चुका है। अगर छत्तीसगढ़ में हम अभ्यर्थियों और खासतौर से उन युवाओं के लिए देखते हैं जो दिन रात एक मेहनत करके इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। जी बिल्कुल, विधानसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने, चाहे वो पीएम मोदी हो, अमित शाह हो, तमाम लोगों ने छत्तीसगढ़ में आके ये वादा किया था कि युवाओं के साथ जो खिलवाड़ कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया है वो कहीं ना कहीं जैसे ही सरकार बनेगी तो सीबीआई इसकी जांच करेगी और दोषियों पर कार्रवाई करेगी। अब जब ये दोषियों पर कार्रवाई हो रही है, उनसे पूछताछ चल रही है, तो राजनीतिक जो नेता है जो इससे ताल्लुक रखते थे, जब भूपेश बघेल की सरकार थी तभी उन्होंने यही कहा था कि हमारे जो अधिकारी हैं वो अगर अधिकारी बन सकते हैं
तो उनका जो दिमाग है वो भी उनके जो बेटे हैं उनके पास भी वैसी दिमाग होगा, यानी तेज दिमाग होगा, इसलिए वो अफसर बन गए। वो इस समय उस भाव में चल रहे थे, लेकिन अभी उसे पूरी तरीके से सियासी मोड़ दे दिया गया है और ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेताओं को फंसाने के लिए कोशिश हो रही है और कांग्रेस नेताओं के साथ उनकी छवि में धूमिल करने के लिए ये चीज़ हो रही है। बीजेपी ये कह रही है कि लगातार जो सरकार है वो जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार नीति पर काम कर रही है, इसलिए तमाम जो गड़बड़ियां कांग्रेस सरकार में हुई सबकी एक एक करके परत दर परत खुलती जा रही है और नाम भी सामने आते जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा वो युवाओं के लिए था जो 19 से लेकर 22 तक लगातार तैयारी करते रहे और लगातार परीक्षाएं देते रहे, दिन रात मेहनत करते रहे। बड़ा मुद्दा भी है, विधानसभा चुनाव में भी मुद्दा आया था और एक वो बयान भी सामने आता है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, जिसमें उन्होंने कहा था उल्टा लटका देंगे, यानी हम घोटालेबाजों पर कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विस्तार से जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब एक कारनामा आपको बताते हैं। कारनामा दरअसल इसलिए कहना पड़ रहा है कि बीएमओ ने एक ऐसा काम कर दिया जिससे संदेह हो रहा है कि आखिर वो बीएमओ के पद पर उन्हें प्रोसीड किया किसने। ये पूरा मामला अंदर से हिला देने वाला है और झकझोरने वाला है। बीएमओ की बड़ी लापरवाही। खबर है मंडला जिले से, जहां पर एक जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया। जब उसे दोबारा चेक किया गया, जैसा कि डॉक्टर चेक करते हैं, उसकी सांसें चल रही थी। दोबारा चेक करने पर अब इस बड़ी लापरवाही के बाद परिजनों ने अस्पताल में जाकर हंगामा किया है। पर बहुत सारे सवालों को खड़ा करती है ये खबर और ये भी पूछती है कि जो लोग मरीजों का इलाज कर रहे हैं वो कितने स्वस्थ हैं। उन्हें क्या इस बात की जानकारी नहीं है कि जिंदा व्यक्ति को अगर हमें उसकी सांस चेक करने या स्टेथोस्कोप आपके पास होता है, स्टेथोस्कोप से आप पता कर सकते हैं, तो ये सारे इक्विपमेंट्स आपके पास नहीं थे। सामान्य व्यक्ति हाथों की नब्ज को चेक करके भी इस बात की जानकारी पता कर सकता है। हमारे सहयोगी आर के बघेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा सवाल आपसे ये है कि यहाँ पर ये जो बीएमओ महोदय हैं ये कितने समय से हैं और क्या बेसिक जानकारी से इतर हैं ये जो जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर देते हैं? जी विवेक, मैं आपको बताना चाहूंगा, हालांकि बीएमओ कई वर्षों से यहाँ पर पदस्थ हैं। यह एक गंभीर लापरवाही बीएमओ को देखने मिली, जहां पर जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया। इस बात की जानकारी जैसे ही परिजनों को लगी तो परिजनों आग बबूला हो गए, आक्रोशित हो गए। यह घटना को देख आसपास के जो ग्रामीण जन हैं भी आक्रोशित दिखाई दिए जी। तो मौके में बीएमओ फरार हो गए। मामला की गंभीरता को देख यहाँ पर मौके में तहसीलदार, थाना प्रभारी, तमाम जो परिजन वहां पे एकत्रित हो गए और जो आक्रोशित ग्रामीण है एसडीएम कार्यालय पहुंचे इसके बाद और तमाम जो ग्रामीण है बिल्कुल नारेबाजी करने लगे, ज्ञापन सौंपने लगे और तमाम कार्रवाई की बात कही। जी विवेक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। ये खबर जबलपुर से सामने आ रही है, जहां जीआईएफ फैक्ट्री में एक ब्लास्ट हुआ है। खबर यह है कि एक कर्मचारी इस ब्लास्ट में बुरी तरह से घायल हुआ है। ग्रे आयरन फाउंड्री, जिसे जीआईएफ कहा जाता है, यहाँ पर जोरदार धमाका देखने को मिला और इससे परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। ड्रम कटिंग के दौरान दरअसल ये हादसा हुआ था, जिसमें कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुआ है। ब्लास्ट जैसी आवाज़ आई, भगदड़ जैसा माहौल था। हम सब वहां पहुंचे और वहां पहुंच करके देखा तो हमारे एक साथी कर्मचारी अशोक कुमार मीणा जो गंभीर रूप से घायल था, उसको तुरंत वहाँ से और तत्काल प्राथमिक उपचार लेने के लिए व्हीकल अस्पताल लाए और वहाँ से आज हम यहाँ पे जबलपुर अस्पताल में हैं। और हमारे सहयोगी प्रतीक फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जी प्रतीक, एक बार फिर से ये पूरा मामला सामने आया है। इससे पहले हमने खमरिया में भी देखा था, एक हादसा हुआ था। बहरहाल एक डिटेल इस खबर से जुड़ी हुई। जी हाँ, देखिए बिल्कुल विवेक, आज जीआईएफ फैक्ट्री जो कि ग्रे आयरन फाउंड्री के नाम से पहले जानी जाती थी, यहाँ भी आज एक धमाका हुआ और ये जो हादसा था ये गैस कटिंग मशीन ऑपरेट करते वक्त हुआ।
लाजमी इस हादसे में एक कर्मचारी बुरी तरह घायल हुआ है, उसके पैर में गंभीर चोटें आई हैं। और इसके पहले भी 22 अक्टूबर को एक बड़ा हादसा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में हुआ था, 2 कर्मचारियों की मौत उसमें हुई थी। लाजमी ऐसे हादसे जो है फिर सुरक्षा ऑडिट की बात कहीं ना कहीं इन तमाम हादसों से उठने लगती है और हर बार हाई लेवल इंक्वायरी बैठती है, लेकिन 10 के 10 हालात हैं। हर साल हम तकरीबन आधा दर्जन ऐसे हादसे देखते हैं जिसमें कर्मचारी या तो घायल या तो मौत के कार के गाल में समा जाते हैं, लेकिन फिर भी बदस्तूर इस प्रकार के हालात जारी है। तमाम जितने भी 5 सुरक्षा संस्थान जबलपुर में मौजूद हैं, जहां गोला बारूद या सेना को सप्लाई होने वाले वाहन, तमाम चीजें यहाँ पर बनती हैं। ऐसे में कर्मचारियों की सुरक्षा का एक बड़ा जो एजेंडा है वो भी कहीं ना कहीं होना चाहिए। सुरक्षा ऑडिट अगर हो जाए प्रॉपर ढंग से तो कहीं ना कहीं ये कर्मचारियों के लिए बेनिफिट होगा और ऐसे हादसों पर रोक लग सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका। और फिलहाल के लिए 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए BS TV। नमस्कार।